शुरू कर। हेलो सभी को, आत्मवंदन। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, विनीता। थैंक यू मास्टर्स, जुड़ने के लिए। तो ये किताब अभी मैं बात कर ही रहे थे कि ये जो शंभाला बुक है, ये जब मतलब जब भी ये शब्द मेरे सामने आता है कि ये बुक क्या है, तो मैंने एकदम एक्साइट हो जाती हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बुक का हम लोग थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेते हैं, कि ये बुक क्या है। अ, और आप लोगों को अगर शंबाला के बारे में कुछ जानकारी हो तो आप भी शेयर करेंगे। तो ये बुक, किसी ने मुझे पूछा, मतलब एक मास्टर है, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास ये बुक है क्या। तो मेरे पास मतलब फिजिकल तो कोई दूसरी बुक है, मैंने उस पर पहले भी एक स्वाध्याय किया है, लेकिन ये कोई अलग किस्म की बुक है। तो शंभाला के बारे में जब जब पहली बात, कभी कोई वर्ड होता है ना जैसे अट्रैक्ट करता है बहुत, तो मैंने जब भी ये वर्ड शंबाला सुना तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कभी कभी आपको जैसे वाइब्रेंट कलर्स, आप कभी सपने में देखें कि वाइब्रेंट कलर्स की जगह पे आप पहुंच गए, जहाँ पर कि बहुत ही ब्राइट येलो या ब्राइट रेड या इस तरह के कुछ चीजें हैं या पेंटेड चीजें हैं। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर जब इस तरह के जगह पे, और जो बहुत अ, जैसे कि जो घर हैं वो एक किस्म से पुराने जमाने के कह सकते हैं, या हवेली टाइप, या जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मुगल कालीन जो जगह बने हैं, मतलब खूब अच्छे से जो एक भव्य जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, उस तरह की जगह में आप सपनों में या कभी ध्यान में या एस्ट्रल ट्रैवल में कभी आप पहुंच जाए, तो जरूर आपको लगेगा कि हम किसी एक जगह पे पहुंच गए हैं। अब उस ऐसी जगह को लोग शंभाला या सेक्रेड सिटी बोलते हैं, या कुछ इस तरह से, मतलब कोई हर हर गुरु, हर टीचर इसको अलग नाम से जानते हैं। आपको भी कई सारे टीचर्स या कई सारे स्कूल या जो बोलते हैं ना कॉलेजेस, इस तरह में अलग अलग जगह लोग इस शहर को अलग नाम से जानते हैं। तो ये कोई ऐसा शहर नहीं है कि जैसे मैं चंडीगढ़ या दिल्ली या बम्बई, इस तरह नहीं है। ये एस्ट्रल सिटी है, सभी इसको इसी तरह से बोलते हैं कि आप इसको यहाँ जा नहीं सकते हैं, मतलब कि फिजिकल बॉडी में नहीं जा सकते हैं। ये ऐसी जगह है। तो यहाँ पर इस तरह के जो ऋषि मुनि हैं, जो जैसे जो हम बोलते हैं कि जो सप्त ऋषि हैं, या और भी जिन जिन लोगों को हम एक किस्म से आदर करते हैं, हो सकता है जैसे जो जो भगवान है, जैसे कि इंद्र भगवान, जो भगवान जिनको हम जानते हैं, वे नहीं, जो कि यूनिवर्स के लिए काम करते रहते हैं, उसके एक किस्म से एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान अभी भी दे रहे हैं। वे सारे लोग वहां पर रह के एक किस्म से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, या ये कह सकते हैं अलग भाषा में कि हमको गाइड करते हैं। और ये जगह तिब्बत के सामने, इसके लिए हम, मतलब मेरे मन में तिब्बत के सामने है, या इंडिया से अगर हम जाए तो जहाँ पर मतलब अपर रीचेस ऑफ नेपाल या अपर रीचेस ऑफ उत्तराखंड, इस तरफ से बद्रीनाथ या उस तरफ, वहां से कहीं इसका रास्ता खुलता है। तो इसके जाने के लिए जो भी जिन भी बुक्स में क्या बोलते हैं, एक उल्लेख आएगा या कैसे आएगा, वो सब लोग यही बोलेंगे कि आप शरीर रूप में नहीं जा सकते, और वो एक सेक्रेट सिटी है। और जो आपने खूब तपस्या की हो तो तब शायद आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। तो ये वर्ड जब भी मेरे सामने आता है, मुझे इसका कुछ मतलब पता नहीं होता है, फिर भी जब इनका जो एक किस्म से एक कभी भी रेफरेंस आता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है, और आपको भी एक्साइटमेंट होगी। शायद इसीलिए आप जुड़े हैं या यूट्यूब के माध्यम से अभी आप सुन रहे होंगे। तो ये बुक मेरे पास है एक शंबाला की बुक, और ये पीडीएफ से मैं आप थोड़े बहुत एक्सर्प्ट्स बताऊंगी। खासकर ये बुक जो है एक अमेरिकन, मतलब जो कि एक टिबेटन मोनेस्ट्री किस्म का चलाते थे, अ, उनका नाम है, तो वो यूएसए में मतलब एक प्राध्यापक हैं या एक टीचर थे, और उनके द्वारा ये लिखी गई किताब है। तो
जो किताब मतलब जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, तो उनका नाम था कि चोग्याम ट्रुंगपा। और जिसका कि कवर जो है, मैंने शंबाला जो कवर है वो ग्रुप में डाल दिया था। वो ऐसा दिखता है, ब्लू और रेड कलर। तो आप इसमें जैसा ये कलर है, जैसे ये कलर्स है, मैं कहने का अर्थ है कि जैसे ये कलर्स हैं, ब्राइट रेड, ब्राइट येलो, ब्लू, इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स से ही मैं अपने आप स्वयं इसको एक किस्म से रिलेट करती हूँ, ब्राइटनेस के हिसाब से। तो उसी तरह जब ये कवर आती है सामने, या इस तरह के कोई कलर कॉम्बिनेशन आता है, तो तब लगता है कि अच्छा, ये वाइब्रेंट इतने कलर्स तो वहीं पर होते हैं। तो ये मेरी एक्साइटमेंट थी। और दूसरा, मैं इसको इसके लिए भी आज इसका स्वाध्याय, इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग जो स्पिरिचुअल टैबलेट टीम में हैं, कई बार वो पोस्ट्स आ रहे हैं कि कोई भी, जब हम गोल बनाते हैं, फिजिकल कोई हमको गोल बनाना है कि मेरी कार हो जाए, या मैं 3 घंटे तक 40 डेज का ध्यान कर सकूं, या जो भी गोल, मतलब कोई भी गोल, जैसे स्टूडेंट्स गोल बनाते हैं कि मेरे को 12th में इतने परसेंटेज मार्क्स लाने, या मुझे आईआईटी में जाना है, नीट क्लियर करना है, जो जो भी गोल हम बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पिरिचुअल गोल, कहने का अर्थ है कि स्पिरिचुअल गोल बनाएं, या भौतिक जीवन में जो एक सक्सेसफुल होने के मतलब वो होते हैं, मापदंड होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम बनाएं, या अच्छी शादीशुदा जीवन अच्छा चले, या बच्चे अच्छे हों, जो भी हमारे गोल्स हों, या बहुत सारे गोल्स हों, जब भी हम गोल बनाते हैं, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि सारे गोल्स जो हैं वो हमें शायद हार्ड वर्क से ही मिल जाएंगे। तो इसके बारे में आजकल पोस्ट चल रहे हैं, आपने भी पढ़े होंगे। तो प्रवीणा मैम, या सारे जो हमारे साथ के कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है हमें कि जैसे मैं अगर पढ़ने के लिए, अगर मैं 3 घंटे पढ़ लूं, अगर पूरे दिन में, या 6 घंटे पढ़ लूं, तो मेरे इतने नंबर आएंगे। लेकिन सभी 6 घंटे पढ़ने वाले लोगों के 90% नंबर नहीं आते। ये आपने जीवन में अपने आप भी देखा होगा। तो इस वाली किताब में ये लिखा गया है कि हमारा आचरण क्या कैसा होना चाहिए, हम किस तरह से, जो भी चैलेंजेस आते हैं, यानी कि हर एक पर्सन के चैलेंजेस अलग होते हैं, और कोई भी चैलेंज आता है तो हमें किस तरह से उसे देखना चाहिए। और कई बार काउंटर इंट्यूटिव जो भी हमें स्टेप्स लेने होते हैं, वो काउंटर इंट्यूटिव होते हैं। ये हम इसका मैं बैकग्राउंड बस इतना ही देना चाह रही हूँ कि जो भी यहाँ पर कहा जाएगा, यानी ये वॉरियर के स्टेप्स हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट में भी बोलते हैं ना, 4 ऑब्स्टिकल्स, 5 ऑब्स्टिकल्स ऑफ अ वॉरियर। उसी तरह की ये बुक है। ये ऑथर तो 1987 में चल बसे थे, तो ये उससे पहले की ये किताब है। तो हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जो भी हम आज पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल टैबलेट में, या कभी आगे भी पढ़ेंगे किसी किताब में, वो सारे जो टीचर्स हैं, या हम पीछे उपनिषद में भी, या में पढ़ेंगे, तो सारे लोग यही बोलते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि जहां पर हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हो, आंसर वहीं से मिले, या सक्सेस वहीं से मिले, या सॉल्यूशन वहीं से मिले। तो कुछ इसी तरह की चीजें इस किताब में बताई गई हैं। तो तब मुझे ये थोड़ा रेलेवेंट लगा हमारे टॉपिक्स के लिए। तो तब मैं इसका स्वाध्याय करने का मैंने सोचा। तो फिर से मैं सभी गुरुजन, जो भी मतलब टीचर्स, हम ही टीचर्स ही तो हमें बताते हैं कि अब आप कौन सी बुक पढ़ो, कौन सी बुक पढ़ो। तो हम उस किताब के मतलब एक किस्म से थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं, या उसको समझ लेते हैं, तो उसके डेप्थ में जाने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे हमें पता चलता है। तो इसका जो बैकग्राउंड है, इस किताब का बैकग्राउंड जो है वो ये है कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए, अब हर जगह मतलब कुछ ना कुछ ये होता है कि भाई कहीं पर एनार्की बढ़ रही है, जैसे वॉर्स बढ़ रहे हैं, उसी तरह का परिप्रेक्ष्य में ये किताब लिखी गई है कि एक दिन आएगा कि बहुत सारा क्राइम, या बहुत सारी पॉवर्टी, या बहुत सारी लाचारी होगी, लेकिन एक जो स्पिरिचुअल वॉरियर है, एक जो स्पिरिचुअल पाथ में जो वॉरियर चल रहा है, यानी कि जो इंसान चल रहा है, उसको किस तरह से जीना चाहिए, इस पर यह किताब जो है, सेक्रेड पाथ ऑफ अ वॉरियर, इसके लिए इसका नाम किताब का है। तो शंभाला का उसमें नाम इसलिए जुड़ा हुआ है इस रेफरेंस में, कि वहां पर तो आदर्श लोग रहते हैं,
यानी उस आदर्श को, आइडियल लाइफस्टाइल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो इस किताब में जैसे कि खंड एक और खंड दो में लिखे गए हैं। और छोटा छोटा मतलब एक किस्म से शीर्षक शीर्षक पर ही मैं आज करूंगी। अगर कभी होगा तो इसके डेप्थ में जाएंगे। तो पार्ट वन में क्या लिखा हुआ है वो मैं किताब के द्वारा मैं धीरे धीरे आपको कुछ बातें बताने लगूंगी कि बेसिक गुडनेस क्या है। एक एनलाइटेंड जो सिविलाइजेशन होती है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की ये बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। तो इसके ये चैप्टर्स हैं। क्रिएटिंग, जिस तरह मैंने कहा कि शंबाला का रेफरेंस इस तरह से है कि वो एक एनलाइटेंड सिटी है, सोसाइटी है, और वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, इस तरह से वो हम करेंगे। तो ये किताब मेरे पास पीडीएफ में उपलब्ध थी, तो तभी मैंने वहां से थोड़ा बहुत पढ़ के ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो एक मिनट दीजिए, मैंने कुछ दबा दिया है। तो ये जो किताब है ये कुछ चीजें बता रही है कि जैसे बेसिक गुडनेस हम में आनी चाहिए। हमारे साथ क्या क्या हम लोग कर सकते हैं बेसिक गुडनेस के लिए। अ, वो सारे स्टेप्स इन्होंने लिखे हैं। जैसे कि अपने फियर्स के साथ हम किस तरह से रहें, अपने फियर्स को किस तरह से देखें, अपने बाकी की चीज को हम किस तरह से, गुडनेस किस तरह से लाए, बेसिकली हम अच्छे इंसान कैसे बने। सोसाइटी में रहने के लिए हमें थोड़ा बैड बनना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है जैसे हम बोलते हैं, लेकिन ये हमें बता रहा है। तो ये बेसिकली जैसे एक समरी है, एक किसी एक्सर्प्ट की, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ये अम, अगर उसको मतलब कोई भी चैप्टर के आगे कुछ विशेष वर्ड्स दिए गए हैं, फिर उसको समझाने के लिए उस चैप्टर में जो है बताया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर इसका यही है कि क्रिएटिंग एक आदर्श वाली एक सोसाइटी को कैसे बनाना चाहिए। कि हमारे जो भी हम हमारे पास जो भी एक विजडम है, वो किसी एक कल्चर या रिलीजन में नहीं, बल्कि वो कहीं पर जगह स्थित नहीं है, शंभाला में स्थित नहीं है, लेकिन वो हर समय ही हमें प्राप्त है। यानी कि जो नॉलेज है वो एवरग्रीन है, हर समय ही उपलब्ध है, और हर किसी को ही उपलब्ध है। तो ऐसा कोई उसमें कि हम वहां पर शंभाला में ही जाएंगे या शंभाला के ही सामने रहते हों तभी हमें ये जीवन ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो टिबेटन एक सोसाइटी है वो वहाँ के चीजों को बहुत सालों से, बहुत जनरेशन से फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए ये इस ऑथर पर वहाँ के जो है बहुत एक किस्म से उसका प्रभाव रहा है। इसके लिए वो उसी टीचिंग्स को हमें बता रहे हैं इंग्लिश में। जैसे कि मैंने कहा कि ये उनकी बेसिक एक बुक भी है जो वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो एक आदर्श जो पर्सन है उसका कैसा वो होना चाहिए, वो अनडाइल्यूटेड या कंफ्यूज, मतलब ये चीज बार बार इस किताब में लिखी गई है, आगे भी आप पढ़ेंगे कि हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं सब अच्छी तरह से भी रह रहा हूँ, तो फिर ये चैलेंज क्यों आ गए। लेकिन वो चैलेंज में ही हमने एक किस्म से अपने अ, उसकी खासियत को समझना है, उसी में से सॉल्यूशन निकालना है, और वही हमारी एक आदर्श जीवन के लिए एक पायदान है, या हमें उस तरह से ही आगे बढ़ना है, यही हमें बता रहे हैं। तो तो झूठ नहीं बोलना, अनडाइल्यूटेड का अर्थ है कि किसी भी चीज को जो है वही कहना, उसको ना डाइल्यूट करना, ना किसी और परिप्रेक्ष्य में उसको एक तरह से, जो भी हमारी जितनी भी हमारी समझ है उस तरह से ही उसको बोलना। जो हमें येलो दिख रहा है वो येलो ही बोले, तभी हमारा एक्सपीरियंस रियल होगा। और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको उतना ही बोलना। यही एक ये अगर एक वर्ड एक तरीका है उस आदर्श जीवन को जीने का, तो ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो
ये हम उस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो चीजें हमें एक प्रैक्टिकल या एडल्ट लाइफ में कभी कभी बोलते हैं ना कि हम अ, हम्म, थोड़े बदल जाते हैं, थोड़ा सा झूठ बोलना या बोलना सीख लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो उस चीज को हमें अपना एनालाइज करना है। तो ये इम्प्रैक्टिकल होने के लिए भी नहीं कह रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल होने के साथ साथ उन आदर्शों के साथ जीने के लिए बात कर रहा है जो कि एक छोटे बच्चे में हमेशा से ही होती है या आप में हमेशा से ही रही होगी। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो थोड़ा हमें उसमें मिर्च मसाला या कभी कुछ छुपाने की आदत सी आ जाती है। तो तब अगर हम मन में कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं और जी कुछ और रहे हैं, तो तब वो हम हमारी जो कॉन्ट्र तभी हम रियलिटी को एक किस्म से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और और ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कंफ्यूज्ड नहीं होना है और हमें एक किस्म से निश्चल रहना है, निर्मल रहना है, सही दिशा में रहना है। तो तब हमें उस रियलिटी को बोलना भी वही है, देखना भी वही है, प्रकट भी वही करना है और एक्सपीरियंस हमें उतना ही बताना है। तो ये मतलब ये हमारा बेसिक नेचर है और उसके साथ ही रहना है। तो डिप्रेशन में या कोई भी जब बीमारी भी होती है तो ये लिखा हुआ है कि जब हम कोई भी बीमारी अगर स्पिरिचुअल टैबलेट्स में कहें तो वो हमारी रूट कॉज उसका क्या है कि अज्ञानता। और अज्ञानता की जो परत है वो कहाँ से आती है? जब हम अनरियल हो जाते हैं, जब हम जो रियल नहीं है उसको रियलिटी मानने लगेंगे या उसको हम ऐसे दिमाग में इतना हम उस चीज से एक किस्म में प्रभाव डाल देंगे अपने दिमाग में कि उसकी पूरी डिप्रेशन की एक परत बन जाएगी या अनरियलिटी की परत बन जाएगी या बन जाती है और हम उसी को सत्य मानने लगते हैं। तो कोई भी बीमारी या डिप्रेशन या कोई परेशानी हम में जब आ रही है तो तब ये मतलब ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि हमने या तो ये हम अपने समाज से या अपने परिवेश से या अपने आप ही अपने एक जीवन शैली से ये कर लिया है कि हम जो सत्य है उसको नहीं बल्कि असत्य को या जो रियल नहीं है उस चीज को सत्य मान रहे हैं। तो ये हमारे कोई भी किसी भी चीज में अगर आप इसको एक किस्म से ढालेंगे, अपनाएंगे या अपने जीवन में देखेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि जहां पर भी कठिनाई है वहां पर कुछ सत्य नहीं है, कुछ अनरियल को हमने रियल मान लिया है। और हम उस तरह से निश्चल या निर्मल नहीं है। तो ये कहीं पर भी ये किताब ये नहीं कह रही है कि हमें प्रैक्टिकल नहीं होना है, बल्कि ये कह रही है कि प्रैक्टिकलिटी वही है कि जब हम रियल को रियल माने, मतलब जो भी रियल है उसके साथ रहें। तो इसको एग्जाम्पल के साथ अगर हम कहेंगे तो तब स्पिरिचुअल टैबलेट और इसको जोड़ेंगे तो वो भी यही कह रही है कि जो भी अनरियल है या जो रूट कॉज है वो इग्नोरेंस है। यानी इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस कहाँ से आएगी? वो हमारी जीवन शैली से आती है। अब उसको फिर हम कर्मा कि पिछले पिछले जन्मों से आ गया, या मैं इस शहर में रहती हूँ इसके लिए यहाँ पर शहर में रहने की वजह से मेरे को पैसे कमाने पड़ते हैं, इसके लिए मेरे को ये जीवन शैली, मतलब जो भी परिवेश उसको जो भी हम एक आवरण दें या किसी भी तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन जहां पर हम डिफेंड करते हैं या जहां पर हम अपने तर्क देने लगते हैं वही अनरियल है। यानी कि कोई सॉल्यूशन जो है उसकी रियलिटी को चेक करके ही आएगा, वरना हम या तो बीमार हो जाएंगे या हमें कोई एक फाइनेंशियल कोई सिचुएशन आ जाएगी, इस तरह की चीजें होने लगेंगी। इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसमें वो जो बताते हैं, ये तो हो गया कि आदर्श किस तरह से हो गया। अब मैं बस सेकंड चैप्टर को थोड़ा बहुत ही टच करूंगी। सेकंड चैप्टर में भी आगे वो यही कह रहे हैं कि जो सारे जो लोग मतलब शंबाला में रह रहे हैं या गुडनेस को प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग उन्होंने इन सारे जो सिचुएशंस है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया या रियलिटी को अपनाया है, तभी वो वहां पर एक किस्म से आदर्श हुए हैं
और इस तरह से वह हमारे मतलब एक किस्म से टीचर या ऋषि या आदरणीय हुए हैं या आगे बढ़े हैं। तो ये वो कह रहे हैं। अब सेकंड चैप्टर पे थोड़ा सा जो इसका प्रीफेस है, यानी कि जो सेकंड चैप्टर का जानवर जैसे बिहेव कर रहा है या कावर्ड है, यानी बिल्कुल मतलब जो है, तो वो उस उनको हम कभी कभी किसी को कहते हैं कि जानवर है, कावर्ड है। तो उसका कहने का अर्थ है कि वो इंसान की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, वो रियलिटी को नहीं देख रहा है, वो एक किस्म से अब किसी तरह से एक अज्ञानी की तरह बर्ताव कर रहा है। तो इस तरह के लोग जो है वो आदर्श नहीं है। वो जो है वो बेसिक गुडनेस को उन्होंने कहीं छुपा दिया है, कहीं रख दिया है, या वो भूल गए हैं किसी एक चक्कर में। तो बेसिक गुडनेस क्या है इन ऑथर के उसमें, वो इन्होंने सेकंड चैप्टर में लिखा है। तो वहां तक मैं किताब में से ही पढ़ के बताऊंगी। तो बुद्ध या ये सारे जो भी मतलब टिबेटन जो किंग्स हैं उसके बारे में कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से बेसिक गुडनेस एक को अपनाया और तब वे वहाँ के टीचर बने या वहाँ के किंग बने। तो इस तरह से बता रहे हैं। तो ये सेकेंड चैप्टर है कि कैसे हम उस एक निर्मल गुडनेस को, अच्छाई को कैसे अपनाएंगे, किस तरह अपने में अपनाएंगे, मतलब किस तरह उसको देखेंगे, कैसे हम उसके लिए काबिल बनेंगे। अ, तो अ, मतलब अगर देखेंगे तो फिर वो बोल रहे हैं कि स्टिल एंड सिंपल। अब इसका जो स्टिल एंड सिंपल का ये कहेंगे कि पीएसएसएम में उसका ध्यान के बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें कुछ अलग अलग तरीके से ये बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि अपनी लाइफ में हम स्टिल और स्टिल या साइलेंट होने का अर्थ वो ये बता रहे हैं। अब गुडनेस का और स्टिलनेस का क्या वो बता रहे हैं कि हम जब अच्छे होने के लिए क्या करना चाहिए कि उस चीज को एनालाइज करना चाहिए। कोई भी चीज जो हमारे सामने आई है, कोई समस्या, तो उसको एनालाइज करना है। और स्टिल कैसे बता रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज के द्वारा, कोई भी एक टेक्निक के द्वारा हम जब स्टिल होते हैं तो उसमें तो वहां पर कई भी और भी टेक्निक है, सिर्फ ध्यान ही नहीं है। टिबेटन और भी कई तकनीक है, जैसे कि एक ही आवाज को सुनना या एक ही मंत्र का उच्चारण करते रहना। इस तरह के कई सारे टेक्निक से जब हम स्टिल हो जाते हैं तब क्या होता है कि तब हम उस गहराई में या उस स्थिरता में पहुंचते हैं जहां पर से वो विकार या जो भी हमने एक परत सी बनाई है झूठ की या अनरियलिटी की, जो कि हमें बहुत रियल लगने लगी है, वो एक किस्म से हमारे से हट सी जाती है, या हम अपने आप डिस्कवर कर लेते हैं उसको। फॉरगिवनेस बोल पाएंगे, या गिविंग अप बोल पाएंगे, या बैलेंसिंग बोल पाएंगे, या डिस्कवरिंग स्टिलनेस को इस तरह से कहेंगे कि जो हमारे ऊपर का, जो हमारे दिमाग में जो मन में केओस चल रहा है, वो जब एक किस्म से बंद हो जाएगा, वो जब एक किस्म से कम हो जाएगा, तब हम अपने अंदर के स्टिलनेस को पहचान पाएंगे, स्टिलनेस तक जा पाएंगे। तब हम उस अपने जो एक हार्ट है, जो हमारा एक अंदर का जो एक निश्चल एक तरीका है जीने का, तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये मैं इसको एक उदाहरण के साथ बताना चाहती हूँ कि हम ध्यान खूब करते हैं, जैसे आप भी करते होंगे, घंटे भर, आधे घंटे भर, जिस भी तरह का आप ध्यान करते हैं। तो कई दिनों तक भी ध्यान करने के बाद स्थिरता अगर आप में आ गई, मतलब सिर्फ आसन की स्थिरता आ गई, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग दोनों मानेंगे कि आसन में स्थिर होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर मन को स्थिर करना, यानी कि विचार जितने कम हो तो वो विपासना द्वारा कि क्या विचार आ रहे हैं उसी पर चिंतन मनन करना, कि भाई विचार कितने आ रहे हैं, मैं उसके साथ ना बहूं और सांस के साथ रहूं,
तो ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है जो कि हम 6-8 महीने में, 2 साल में तक पाते हैं। या कभी कभी किसी को जल्दी भी मिलती है, लेकिन एक यूजुअल रूटीन में काफी समय लग जाता है जब हम स्थिर हो पाते हैं अपने मन में। यानी कि मन में स्थिर मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे मन में कम 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 विचार आते हैं। तो ये एक मेरे पेशेंट गॉड का भी क्वेश्चन था, मेरा भी एक क्वेश्चन था कि हम जैसे बॉडी डोलती है कभी, या हमारे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो उसको स्थिर कैसे किया जाए, उसको कम कैसे किया जाए, विचारों को कम कैसे किया जाए। तो एक तो विपासना की टेक्निक है जो मैं कई साल तक प्रयोग करती रही, कि जो भी विचार आ रहा है उसको उसको देखते रहो, एक किस्म से उसकी ऑब्जर्वर बन जाओ, कि मेरे को बार बार ही मैं ये इस चीज के बारे में क्यों सोच रही हूँ, कैसे सोच रही हूँ, क्यों नहीं सोच रही हूँ, अच्छा सोच रही हूँ। ऑब्जर्वर बनना मतलब सोच रही हूँ, सोच रही हूँ। तो इस तरह हमारी जो एक पॉइंट पे जब हम फोकस करने लगते हैं, तो वो विचार का जो क्या बोलेंगे तीव्रता है, या वो बार बार जो विचार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। उस वो हम आनापानसति में इस तरह से करते हैं कि सिर्फ उस विचार को छोड़ देते हैं और फिर से सांस पे आते हैं। फिर वो उभर के वो विचार आता है, फिर से हम सांस पे आते हैं। तो आप हमारी टेक्निक आनापान सती ध्यान हो सकती है, विपासना हो सकती है, मंत्र उच्चारण हो सकता है, या योगासन हो सकता है। योगासन में भी तो हमारा पूरा ध्यान यही रहता है ना, कि हम किस तरह से बॉडी को इस तरह से लाके इस आसन पे लाके एकदम स्थिर कर पा रहे हैं। और हम योगासन भी करते हैं तो धीरे धीरे ही हमारी बॉडी एक किस्म से फ्लेक्सिबल या लचीली बनती है, और हम उस ईज ईज से उस आसन को कर पाते हैं। वहां तक अपने बॉडी को एक किस्म से महसूस कर पाते हैं, उस मसल तक या उस पॉइंट तक महसूस कर पाते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि अपने गुडनेस तक पहुंचने के लिए भी उसी तरह का एक हमें अभ्यास करना है। तो कहने का अर्थ है कि जो एग्जाम्पल स्थिरता का, आसन की स्थिरता या विचारों की स्थिरता पाता है, उसमें काफी एक समय भी लग सकता है, और हमें निरंतर उस पर प्रयास भी करना है। और हर एक बार एक नई चैलेंज जब आती है तो उसको इसी तरह से हमें एक किस्म से ओवरकम करना है, स्टिलनेस से उसको। तो हर एक चैलेंज को स्टिलनेस द्वारा, फोकस द्वारा ही हम डिस्कवर कर पाएंगे। तो आगे कभी इस बुक के आगे के चैप्टर्स में ही और समझेंगे कि वॉरियर को किस तरह से करना चाहिए। मैं दोबारा से बस वो जो लास्ट पॉइंट है जो मैं दोबारा से ट्राई करूंगी उसको एक्सप्लेन करना। आपने देखा होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब भी हमारी बॉडी या तो डोलती है या हम ज्यादा एक आसन पे नहीं रह पाते, ऐसे कुछ कई दिन होंगे, तो आपको जरूर ये महसूस होगा कि या तो मैंने खाना मतलब मेरे खान पान में कुछ बहुत बड़ा बदलाव रहा है, या मेरे जो भी मेरे नित्य कर्मों में बदलाव रहा है, या मैं किसी चीज से परेशान रही हूँ। तो तब हम किसी एक जैसे हमारे जब बदन डोलता है, तब आप देखिएगा कि अगर हम उसी चीज को एक किस्म से छोड़ पाए, कुछ ही क्षणों के लिए भी अगर हम उससे रिबूट हो पाए, चाहे वो योगासन से हो या ध्यान से हो, तब हमारा जो एक स्थिरता आती है, हमें ऐसा लगता है कि उस चीज ने हमें छोड़ दिया है। और छोड़ने को दूसरा तरह से इस किताब में ये कहा है कि हम अपने अंदर की गुडनेस को डिस्कवर करते हैं। यानी कि हम अपने एक पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं, वो गुडनेस वाली पोटेंशियल हमारे अंदर बैठी हुई है, तब हम उसको छूते हैं स्टिलनेस द्वारा। तो एक बहुत बड़ी कोई इक्वेशन की तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि सक्सेस आफ्टर स्टिलनेस, या स्टिलनेस अगर हम में आ गई, तो तब हम किसी तरह से अपने गुडनेस के टच कर पाते हैं, और गुडनेस से फिर हमें वो या तो चैलेंज चला जाता है, या हमने जो गोल बनाया था उसके सक्सेस के मिलने के हमारी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और ज्यादा पोटेंशियल होती है हमें, या ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो जब ये प्रयोग हो रहा था, मैंने पीजी के साथ कर रही थी, तो तब ये नहीं था कि मैंने उनको कहा कि आप 1 घंटा करती हैं तो 2 घंटा आप ध्यान कीजिए।
लेकिन उसी जो आधा घंटा हम करते हैं उसमें हम बार 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 एक ही चीज पर फोकस करें कि मेरी आ, आसन में स्थिरता आ जाए और मेरे सांस के साथ मेरा जो तारतम्य है जो भी मेरे बना हुआ है उसके साथ मैं रहूं। तो वो वो फिर हमें एक स्थिरता देती है, एक स्टिलनेस देती है। और तब कोई भी डिप्रेशन या कोई भी जो अन्य बीमारी है उससे हम चले जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हमें घंटों ध्यान करना है, लेकिन जितना भी मिनट हम ध्यान करें, जितना हमें समय मिल रहा है उसका पूरी तरह से उसी पर फोकस करें। जैसे कि आनापानसति ध्यान में सिर्फ सांस पर ही फोकस करें, और योगासन में हम सिर्फ वो स्ट्रेच पर ही फोकस करें या जो आसन कर रहे हैं उसी की ईज पर फोकस करें। तो तब हमें सक्सेस मिलती है। या यहाँ पर भी कह रहा था कि हम उस गुडनेस को या उस एक स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो आज के दिन के लिए 2 चैप्टर तक ही रखेंगे। आगे फिर आगे के सेकेंड चैप्टर को थोड़ा समराइज करके आगे के स्वाध्याय मैं करती रहूंगी इसी किताब से। और थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपने अगर शंबाला का नाम सुना है या उसके कुछ और प्रिंसिपल्स या उसके बारे में या कोई और बुक में कोई रेफरेंस सुना है तो जरूर आप शेयर करें। तो मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, धन्यवाद। जैसे आप बोलते हो मुझे भी ये शब्द बहुत रेसोनेट करता है। ये दीप्ति मैम हमेशा बोलती है ना। उनका जब ध्यान होता है, जेटीटीपी से जुड़े थे तो शंबाला बहुत ज्यादा उन्हीं के मुंह से सुना। और वो कभी कभी हम ध्यान में चले जाते थे ना, ध्यान में शंबाला लेके भी जाना होता था उनका। तो मुझे भी बहुत रिजोनेट करता था आज, इसलिए मैं ज्वाइन हुई। लेकिन मुझे मिल गया जो मिलना था, आपने जो बोला। स्टिलनेस टू सक्सेस या स्टिलनेस इज द वे टू सक्सेस, जो भी है। और इग्नोरेंस इज द की टू डिसीज। इग्नोरेंस ही बेसिक है अगर कोई भी डिसीज है। ये दोनों मुझे की सेंटेंस मिल गए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अन्नपूर्णा जी। हम लोग बार बार कोई भी चैप्टर को मैं बोलती हूँ कि हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो हमें कुछ एक नया चीज मिल जाता है। वही ये वो भी मैम बोलते हैं और भी कई सारे टीचर्स बोलते हैं जो कि पीएसएसएम के नहीं है, क्योंकि ये एक रियल मतलब जो ध्यानी है कहेंगे उसके लिए एक बहुत ही रियल जगह है। बहुत जैसे ब्राइट ग्रीन, ब्राइट जो चीजें हैं, ब्राइट कलर्स जब आप देखने लगते हो चीजों को, ऐसा कि आप एस्ट्रली वहां पर पहुंच गए, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है उसको देखने का। और आप बहुत खुश हो जाते हो वहां पर जाके। आप देखिएगा। ऐसा मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस इस तरह से रहा है शंबाला का, जब भी हम ध्यान करते हैं चाहे वो मैम के साथ हो या कोई भी और तरह से हो। तो डेफिनेटली थैंक यू। और आपने जो बोला वो सही बात है। कभी कभी हमें दो ही चीज सुननी होती है, एक ही चीज सुननी होती है, उससे उतना ही हमारे लिए वो टेक अवे होता है। तो थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए फिर शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू विनीता।